तो हम अपना पहला चैप्टर जो है बाल विकास की अवधारणा जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम अपना दूसरा चैप्टर करेंगे बाल विकास का सिद्धांत। तो मेनली जो है बाल विकास का सिद्धांत जो है ये मेनली 11 प्रकार का होता है, 11 सिद्धांत होते हैं। तो पहला जो होता है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो बालक का जो विकास होता है उसकी दिशा जो होती है सिर से पैर की ओर, मतलब केंद्र से बाहर की ओर। जैसा मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि बालक का पहले जन्म जब वो गर्भ में होता है तो उसका सिर विकसित होता है, इसके बाद बाहर का अंग जैसे उसका हृदय का पार्ट और फिर पैर का। इसी को जो है इसी सिद्धांत को मस्तादुमुखी विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में सेफलोपोडिकल कहते हैं। इसके बाद जो है बालक जो है पहले जो है इसमें सिर हिलाता है जब छोटा रहता है, फिर उठना सीखता है, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। ऐसा नहीं है कि बालक जन्म के बाद ही तुरंत चलने लगता है या दौड़ने लगता है, सब कुछ जो है। इसके बाद विकास क्रम का सिद्धांत, इसमें जो है बालक का जो है विकास जो है एक निश्चित क्रम में होता है, जो है चाहे वो ग्रामक हो, भाषा का हो या गर्भ। बस जैसे वो बालक जो है पहले ग्रामक, इसके बाद उठना सीखता है, फिर चलना, फिर दौड़ना, फिर उछलना। और फिर भाषा में भी ऐसे ही बालक का विकास होता है, क्रम से ही होता है। पहले बच्चा जो है सुनना सीखेगा, सुनेगा, तब वो बोल नहीं पाएगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना, फिर इसके बाद लिखना। गर्भावस्था में भी बालक का जो है विकास क्रम से होता है। पहले बालक शैशवावस्था में रहेगा, फिर बाल अवस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर जो है बालक प्रौढ़ अवस्था में रहेगा। तीसरा विकास की गति का सिद्धांत, डगलस एम अले विकास की गति सभी अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती। अर्थात जो विकास होता है, जैसे जो विकास होता है वो पहले जो है शैशवावस्था में तेज़ी से होता है, फिर इसके बाद बाल अवस्था में थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, फिर जब किशोरावस्था आती है मतलब 10 से 13 वर्ष की आयु, तो बालक का विकास जो है बहुत तेज़ी से होता है। फिर इसके बाद जो है प्रौढ़ अवस्था में धीरे 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 कम होने लगता है। तो बालक का जो शैशवावस्था में तीव्र विकास होता है, बाल अवस्था में थोड़ा धीरे हो जाता है, किशोरावस्था में फिर तेज़ी से होने लगता है। चौथा जो सिद्धांत है वो है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसको थॉर्नडाइक ने दिया था। बालक के सभी विकास शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, परस्पर हो, ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे अगर जो है बालक जो है किसी चीज़ को लेके मानसिक मतलब परेशान है मानसिक रूप से, तो उसके शरीर पे भी असर होगा, उसके संवेग पे भी होगा और समाज के प्रति व्यवहार में भी उसके परिवर्तन होगा। तो ये हो शरीर से स्वस्थ होने पर सामाजिक स्तर भी स्वस्थ रहेगा व सामाजिक कार्य में भी रुचि लेगा। तो इसका यही कहने का मतलब है। फिर इसके बाद जो है विकास जो है निरंतर विकास का सिद्धांत, इसको स्किनर ने दिया था। तो जो विकास की प्रक्रिया है, यह जो बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, इसके बाद यह निरंतर चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि फिर बीच में रुक जाती है, ये जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, अर्थात जब तक आदमी मर नहीं जाता। इसके बाद छठवां जो सिद्धांत है ये है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। समान आयु के भी बच्चों में मानसिक शारीरिक जो है संवेगात्मक जो है अलग अलग भिन्नता होती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर कोई दो बच्चे हैं, दोनों एक ही एज के हैं, तो दोनों की मानसिक स्थिति सेम रहेगी, ऐसा नहीं है। किसी की किसी फील्ड में जो है ज़्यादा होगी और किसी बच्चे की किसी चीज़ में, ऐसे किसी बच्चे की किसी चीज़ में ज़्यादा रुचि होगी और किसी बच्चे की किसी और चीज़ में। तो ऐसा नहीं होता। व्यक्ति जो है या बच्चा जो है अलग अलग भिन्न होते हैं, भले समान एज के हों। यहाँ तक कि जो जुड़वा भाई बहन होते हैं उनमें भी अंतर होता है, सेम नहीं होता उनका विकास दर या मानसिक दर। एकीकरण का सिद्धांत, समय का सिद्धांत, बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाने की क्रिया करता है व फिर उन भागों में एकीकरण करने का प्रयास करता है। इसका ये मतलब होता है कि बालक जो है पहली जो है बड़ी बड़ी मसल्स का यूज़ करता है, फिर इसके बाद छोटी मसल का यूज़ करता है और फिर दोनों को कंबाइन करके कोई काम करता है।
जो हमारी बड़ी मसल्स होती हैं वो जैसे हमारी पैर की, और फिर जो छोटी होती हैं वो जैसे हमारे हाथों की मसल्स। फिर इसको बालक जो है दोनों को जोड़ के कार्य करता है। जैसे जब बालक साइकिल चलाता है तो बड़ी मसल्स और छोटी मसल दोनों का यूज़ करता है। इसके बाद 8वां जो सिद्धांत है ये है वंशानुगत एवं वातावरण की अंतर्क्रिया का सिद्धांत। इसको जो है स्किनर ने दिया है। तो इसका ये मतलब है कि बालक का जो विकास होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वातावरण और वंशानुगत जो है सिर्फ वंशानुगत पे ही डिपेंड है, कि जैसे ही बालक के जो है पूर्वज माँ बाप फैमिली हैं उसी अनुसार से उसका जो है विकास होगा, इसी पे नहीं निर्भर है। दोनों वातावरण और वंशानुगत दोनों पे निर्भर है, दोनों को मिला के है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसको हरलॉक ने दिया था। इसमें जो है इन्होंने कहा था कि एक ही जाति विशेष के सभी बालकों में एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। और दूसरा पॉइंट, एक गरीब परिसर का बालक भी घुटनों के बल तथा अमीर, इनका ये कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई गरीब का है बच्चा है तो वो घुटनों के बल पहले बचपन में चलना सीखता है और अमीर का जो है सीधे दौड़ने लगता है। दोनों उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। दोनों पहले घुटनों के बल चलना सीखते हैं, इसके बाद जो है उठना बैठना और चलना और उछलना सीखते हैं। फिर हलनाक ने कहा है विकास गुणात्मक परिवर्तन है और आवृत्ति मात्रात्मक परिवर्तन है। अर्थात जो विकास है वो गुणात्मक है, मतलब ये जीवन पर्यंत होता रहता है, और जो अवृद्धि अर्थात जो शरीर से जुड़ी हुई वृद्धि है वो एक समय के बाद वो मात्रात्मक है, वो उसको हम मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम विकास को जो है मेज़र नहीं कर सकते। अवृद्धि को हम मेज़र कर सकते हैं और एक समय के बाद जो ये अवृद्धि है ये स्थिर हो जाती है, और जो विकास है ये गुणात्मक है, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। हाँ, इसका रेट जो है, इसकी जो दर है वो घटता बढ़ता रहता है, कभी जो है बढ़ेगा कभी घटेगा, लेकिन जो वृद्धि है जैसे एक समय के बाद जो है हमारी जो है हाइट जो है ये बढ़ना बंद कर देती है। तो इसका यही मतलब है कि आवृत्ति जो है वो मात्रात्मक है, और विकास जो है तो हम जीवन पर्यंत हम कुछ करेंगे फिर कुछ नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर स्थिर होंगे। तो ये सब जो है जिसको हम नहीं मेजर कर सकते वो विकास है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं नाप सकते हैं वो अवृद्धि है। इसके बाद 10वां जो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसमें जो है बालक पहले समान क्रिया करता है, जैसे उठता है बैठता है घुटने के बल चलना सीखता है दौड़ना फिर उछलना, और फिर भाषा में जो है बच्चा पहले वर्ण सीखता है जैसे का खा गा, फिर एक वर्णों से जो है मिला के एक शब्द बोलना सीखता है, फिर उसी से वाक्य बनाना सीखता है, क्रम से सब सीखता है, सामान्य से जो है विशिष्ट की ओर सीखता है बालक। इसके बाद जो है 11वां है चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। तो बालक का विकास लंबवत सीधा ना होकर, मतलब ऐसा नहीं है कि बालक का जो है विकास वो एक ही क्रम में होता जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में बालक का विकास जो है ऐसे नहीं होगा। बालक का विकास कभी होगा कभी ज़्यादा होगा फिर कम हो जाएगा समय के साथ, फिर कम होगा फिर ज़्यादा होगा, तो वर्तुलाकार शेप में है। तो बालक का विकास वर्तुलाकार में होता है। इसके बाद लंबाई वृद्धि होने पर चौड़ाई तथा भार में भी वृद्धि होती है बालक के। इसके बाद 3rd पॉइंट जो है विकास एक ओर से ना होके चारों तरफ से होता है, अर्थात बच्चे का विकास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरफ होता है, चारों तरफ से होता है। विकास को प्रभावित करने वाले अब हम कुछ कारक देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बालक जब माँ के गर्भ में आता है तभी से उसके विकास को विभिन्न कारक प्रभावित करने लगते हैं। ये हम आपको बताए हैं कि विकास तभी से होने लगता है जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है और मृत्यु तक चलता है। तो पहला जो कारक है ये है आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में वंशानुक्रम आनुवांशिक आता है, जैसे इसमें जो है माँ बाप आते हैं और इसके कारण जो है बालक का जो विकास प्रभावित होता है। परिवार और बाह्य कारक जो होता है इसमें वातावरण कारक भी समाज परिवार आते हैं। मतलब आंतरिक कारक जो है जो विकास में बालक के प्रभावित करते हैं वो माँ बाप के कारणों से आते हैं,
और बाहर वाले जो होते हैं वो वातावरण, परिवार, ये सबको बालक जो देख के उसके विकास में कमी आती है सीख के, तो वो बाह्य कारक होते हैं। मेनली 2 होते हैं, आंतरिक और बाह्य। फिर इसके बाद वंशानुगत कारण या जैविक कारण, ये तीसरा माना गया है। इसमें जो है विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक माता पिता व वंशजों से प्राप्त होने वाले गुण। एग्जाम्पल जैसे लंबे माता पिता की संतानें लंबी होना। फिर इसके बाद दूसरा जो है परिवेश, वातावरण या पर्यावरण कारक। तो शारीरिक कारण, जन्म से कमज़ोर बच्चे का विकास धीमा होगा एवं स्वस्थ बच्चे के विकास की तुलना में। हाँ, तो ये सही बात है कि जब एक बच्चा जो है कमज़ोर रहेगा तो उसका जो विकास की दर होगी वो धीमी होगी, लेकिन अगर एक बच्चा जो है स्वस्थ रहेगा तो उसका विकास जो है तेज़ी से होगा। इसके बाद जो है जन्म चक्र, कमज़ोर बालक की अपेक्षा दूसरे बालक का विकास तीव्र गति से होगा। यही जो मैंने आपको बताया वही पॉइंट है। इसके बाद आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तेज होता है। ये सही बात है। पहले जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास जो है इतना सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती, और इसके बाद आयु के साथ यह बढ़ती जाती है और हम समझदार होने लगते हैं। फिर इसके बाद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का विकास मंद बुद्धि वाले की तुलना में तीव्र होता है। फिर इसके बाद लिंग, जन्म के समय लड़कों का आकार बड़ा होता है परंतु बाद में लड़कियों के शारीरिक विकास की गति तेज हो जाती है। अर्थात जब बालक और बालिकाएं जो हैं किशोरावस्था में होती हैं, पहले जब बालक जो है जब जन्म लेता है तो वो आकार में बड़ा होता है, परंतु लड़कियां जो है शारीरिक गति में तेज होती हैं जन्म के बाद। इसके बाद लड़कियों में शारीरिक व मानसिक परिपक्वता पहले आती है। मतलब बालकों का जो है शारीरिक विकास जो है जन्म के समय बड़ा होता है, लेकिन लड़कियों की शारीरिक व मानसिक परिपक्व जो है पहले आती है। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इन ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार के रक्त स्राव होते हैं। यदि ये रस ठीक प्रकार से स्रावित ना हो तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद पोषण भी जो है विकास को प्रभावित करने वाला एक मेन कारक होता है। जैसे अगर बालक को संतुलित आहार जिसमें जो है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, खनिज, लवण ये सब ना मिले तो बालक जो है मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, उसका मानसिक विकास जो है ठीक से नहीं होगा। इसके बाद खेल व व्यायाम, तो विकास को जो है खेल और व्यायाम भी प्रभावित करते हैं। तो हमें नियमित खेल एवं व्यायाम में बालक का शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। तो खेल और व्यायाम भी बालक के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद भयंकर रोग एवं चोट, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक को जो है कोई बचपन में जो है किसी चीज़ से चोट लग गई या कोई भयंकर रोग हो गया तो इससे भी बालक के जो है आगे के विकास में बाधा आती है। इसके बाद प्रजाति, उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तेजी होता है। जो उत्तरी यूरोप के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तेजी से होता है। इसके बाद जो है एक कोटेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। चरित्र को आदतों का पुंज कहा जाता है। किसने कहा है? तो सैमुअल इस्माइल ने कहा है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार